इंडिया न्यूज लड़ेगा जनता का मुकदमा। नमस्कार दोस्तों, अभी तक 17,000 हमारे देशवासी यूक्रेन से भारत आ चुके हैं 15 फरवरी से, जब सरकार ने पहली एडवाइजरी इशू करी थी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ऑलरेडी जो भी नेबरिंग मुल्क के हेड ऑफ द स्टेट्स हैं उनसे बातचीत कर ली है। इस वक्त वो प्रेसिडेंट पुतिन से वापस से बातचीत करने वाले हैं। हाई लेवल मीटिंग्स हर दिन वो कंडक्ट कर रहे हैं। फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर 24 घंटे काम कर रहे हैं, एम्बेसीज के साथ कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं, नॉन स्टॉप काम चल रहा है जिससे कि इवैक्यूएशन ऑपरेशन हिंडर ना हो, उसमें बाधा नहीं आ सके। इनफैक्ट जैसे मैं बात कर रहा हूं, सरकार के 4 टॉप मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के टॉप मिनिस्टर्स ऑलरेडी नेबरिंग कंट्रीज में पहुंच चुके हैं और इंडियन एम्बेसी ऑफिशियल्स की मदद कर रहे हैं और ऑपरेशंस को फास्ट ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे जल्दी से जल्दी जितने भी बचे इंडियंस हैं वो वापस आ चुके हैं। आज की स्थिति में 60% वापस लौट चुके हैं। भले वो सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया हो गए, जो पर्सनली एक यंग स्टूडेंट सृष्टि जिसका एक लिगामेंट टेयर हो गया था उसकी मदद करते हैं, उसको फ्लाइट के फर्स्ट रो में लेके आते हैं बुचारेस्ट में और ये इंश्योर करते हैं कि फेलो पैसेंजर्स उसका ख्याल रखें। या फिर एमओएस सिविल एविएशन के अलावा जनरल वीके सिंह की अगर मैं बात करूं, जिन्होंने ये श्योर किया है कि 600 इंडियन स्टूडेंट्स पोलैंड के अंदर उनकी एजुकेशन सफर ना हो सके। या हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स एंड पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्टर हरदीप पुरी, जो हर स्टूडेंट को वह मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके साथ उनके वीडियोस देखिए, उनके साथ स्टूडेंट्स भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारे लगा रहे हैं जब वो एयर इंडिया की स्पेशल एयरक्राफ्ट को बोर्ड कर रहे हैं। मतलब माहौल जो है वो देशभक्ति का है और एक कॉन्फिडेंस है सरकार के ऊपर। लॉ मिनिस्टर किरण रिजिजू, जो दोस्तों इंडियन डायस्पोरा के साथ स्लोवाकिया के अंदर मदद कर रहे हैं जिससे कि जो स्टूडेंट्स हैं वो वापस आ सके, और आज ही इज अबाउट टू सी ऑफ अ फ्लाइट जिसमें 189 स्टूडेंट्स वापस इंडिया आएंगे। मतलब एमईए का हर आर्म, सरकार का हर आर्म 24 घंटे सिर्फ एक ही काम कर रहा है कि हमारे सिटीजन्स और स्टूडेंट्स यूक्रेन से वापस आ सके, और मिनिस्टर्स पर्सनली इस काम को ओवरसी कर रहे हैं और इसको इंश्योर भी कर रहे हैं कि बच्चों के अंदर ढाढ़स बनाया जा सके। इनफैक्ट जो वापस बच्चे आ रहे हैं उनको भी रेजिलियंस और उनको भी कॉन्फिडेंस दिया जा रहा है कि वो उन्होंने इतनी बड़ी मुश्किल के बीच भी उन्होंने अपने विश्वास को नहीं खोया। दोस्तों, पिछले 24 घंटे के अंदर 6 फ्लाइट्स ऑलरेडी हिंदुस्तानियों को, हमारे देशवासियों को वापस ला चुकी है और अगले 24 घंटे के अंदर 15 फ्लाइट शेड्यूल्ड है। ऑपरेशन गंगा में अभी तक 3,352 इंडियंस को वापस लाया जा चुका है। यह हमारी सरकार कर रही है जो कोई दूसरी सरकार नहीं कर रही। फैक्ट्स पे उठा के देखिए, चाइना से कंपेयर करिए, यूएस से कंपेयर करिए, जो 24 घंटे सिर्फ देश को क्रिटिसाइज करते हैं और राजनीति, देश नीति में भी देखते हैं, उनके लिए ये सही नहीं है। ये लॉबी लटेंस वाली जो इस वक्त सिर्फ और सिर्फ एक ही काम कर रही है कि हमारे सबसे बड़े एनिमी पाकिस्तान के नैरेटिव को देश में चलाए, और किस तरीके से आज इन लटेंस वालों को पाकिस्तान की मीडिया ने ही जवाब दे दिया, जब पाकिस्तान की मीडिया ने अपनी ही सरकार को एक्सपोज कर दिया। मैं आपके सामने एक क्लिप प्ले करने वाला हूं, एक पाकिस्तानी न्यूज चैनल की, जिसके अंदर इमरान खान की ये टेरर वाली सरकार किस तरीके से अपने पाकिस्तानी स्टूडेंट्स का इस्तेमाल कर रही है पीआर ऑपरेशंस के लिए। वो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को एक बस के अंदर बैठाती है, फोटो खिंचवाती है, ट्वीट करती है और बॉर्डर क्रॉस तक नहीं करवाती, सिर्फ कीव से 8 घंटे दूर छोड़ देती है। इससे शेमलेस सरकार नहीं देखी जाएगी और इससे शेमलेस लटेंस वाले नहीं देखे जाएंगे जिनको हमारे देश के ऑपरेशंस पे खुशी नहीं है, हमारी देश की सरकार वापस ला रही है उस पे खुशी नहीं है, साथ में सहयोग नहीं करना है, पर अपनी राजनीति गिद्ध वाली देखनी है।
इसीलिए मेरा आरोप है दोस्तों, जो आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, कि पाक मीडिया ने किया पाक छात्रों की निकासी के नाटक का पर्दाफाश। अरे भारत में बैठे लटन प्रेमी, अब तो जागो, पाकिस्तान के नैरेटिव को मत चलाओ। और मेरी दलील, जो करोड़ों हिंदुस्तानियों की दलील है, जो इस वक्त सब साथ में खड़े हुए हैं, कि जो लोग ऑपरेशन गंगा की आलोचना कर रहे हैं और राजनीति कर रहे हैं, उन्हें यह स्वीकार करना चाहिए कि जब अपने नागरिकों को बचाने की बात आती है तो कोई भी सरकार इस दुनिया में वो नहीं कर रही जिस हिसाब से मोदी सरकार सक्रिय है। ये फैक्चुअल बात है। और ये पाकिस्तान मीडिया का वो वीडियो है जो इमरान खान की सरकार को एक्सपोज करता है और हिंदुस्तान में बैठे लटन्स को भी एक्सपोज करता है। फिर मैं अपने मुकदमे में आऊंगा। और अब बात करेंगे रूस यूक्रेन तनाजे की। पाकिस्तान हाई कमीशन का यूक्रेन में फंसे तलबा से फिर हाथ। तलबा बेयारो मददगार महफूज मकाम के लिए मुंतजिर। तलबा का कहना है कि पाकिस्तानी सिफारतखाने के अहलकार ने महफूज मकाम पर पहुंचने का झांसा दिया, बस में बिठाकर नारे लगवाए और कुछ दूर जाकर उतार दिया। मुसलसल 8 घंटों से पैदल चल रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। हमारे साथ खवातीन तलबा भी मौजूद है। स्टूडेंट को रिसीव कर लिया गया, एम्बेसडर वो ब्रिगेडियर भेजा था उधर, उसने रिसीव करके बस में बैठाया। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारी बहनी भी हमारे साथ है, सारे खड़े हैं इधर, बहुत ज्यादा ठंड है। उसने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगवाए और फिर उसके बाद बस में बैठा के कुछ दूर ले जाके हमें उतार दिया। अभी हम 8-9 घंटे से यहाँ पे पैदल चल रहे हैं। 60-65 किलोमीटर के बाद हमें अब वहाँ से दूसरे स्टूडेंट्स बता रहे कि बॉर्डर पे हमें नहीं जाने दे रहे। एम्बेसडर कॉल पे बता रहे पोलैंड वाला कि हम कोई हेल्प नहीं कर सकते, बॉर्डर क्रॉस करो सिर्फ रिसीव कर सकते। तो बराए मेहरबानी इस बारे में कुछ करिए, हमारी कोई हेल्प नहीं हो रही। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम लोग पोलैंड बॉर्डर पे खड़े हैं, यूक्रेन और पोलैंड बॉर्डर पे। हम जैसे कैसे करके लवीव से यहाँ तक पहुँच चुके हैं, 30 किलोमीटर सफर करके पैदल, और अभी तक कोई एम्बेसी का नुमाइंदा, ना कोई एम्बेसी का कोई फर्द यहाँ पे पहुंचा है हमें इवैक्यूएट करे। हालांकि उनकी नजर में उन्हें हमें इवैक्यूएट कर लिया गया। लिहाजा हमारी पाकिस्तानी गवर्नमेंट से ये दरख्वास्त है कि हमें जल्द अज जल्द कम अज कम पोलैंड बॉर्डर क्रॉस करवाया जाए और हम सेफ्टी जोन में जाएं। तो लिहाजा इमरान खान साहब हमारी मदद की जाए। हम यहाँ पे बेयारो मददगार खड़े हैं, सर्दी बहुत ज्यादा है, हम सरवाइव नहीं कर सकते। हमने 2 दिन से खाना नहीं खाया, कुछ पिया नहीं है, बिल्कुल जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। दोस्तों, मेरे साथ आरपी सिंह, भारतीय जनता पार्टी के नेशनल स्पोक्स पर्सन, और सुची विश्वास, जो कांग्रेस पार्टी की स्पोक्स पर्सन है, मेरे साथ दोनों जुड़ रहे हैं। मैं आरपी जी आपसे इस मुकदमे की शुरुआत करना चाहता हूं और आप दोनों को अपनी दलील रखने के लिए 1-1 मिनट का मौका दूंगा। मैं आरपी जी आपके पास आना चाहता हूं। आरपी जी, आज आपने देखा किस तरीके से ये अब स्पष्ट हो चुका है कि कोई भी सरकार वो नहीं कर रही, इस पर फैक्चुअल बात है, जो इस वक्त हिंदुस्तान की सरकार कर रही है। चाइना नहीं कर रहा, यूएस नहीं कर रहा, यूके नहीं कर रहा, पर हमारे देश के अंदर बैठे हुए लोग इसके अंदर एक अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, राजनीतिक अवसर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। और आज पाक मीडिया ने एक्सपोज कर दिया पाकिस्तान के नैरेटिव को, पर हमारे देश के अंदर बैठे हुए लोग अभी भी नहीं सीख रहे हैं इसमें। आरपी जी। देखिए प्रदीप, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने इस समय प्रोग्राम रखा, ताकि एक ठीक जानकारी भी आपने सब दी कि किस प्रकार भारतीय सरकार, भारतीय मंत्री, भारत सरकार के मंत्री, प्रधानमंत्री खुद किस प्रकार वह खुद निश्चित कर रहे हैं, सुनिश्चित कर रहे हैं कि कोई भी नागरिक भारत का वहां रहे ना। 19,763 नागरिक या बच्चे जो वहां थे, उसमें लगभग 17,000 वापस बुला लिए गए हैं। और जैसे आपने बताया कि आज और कल में बाकी भी वहां से बुला लिए जाएंगे। अभी कहा गया कि उनको सबके सब कहा गया कि अगला, अभी जानकारी 1.5 घंटा बाकी है अभी टाइम में, जो 6 घंटे दिए गए थे, उसके अनुसार वह सबके सब बॉर्डर तक आ जाएं। लोग वहां पे बच्चे आ भी रहे हैं और उनको वहां से बॉर्डर से फिर भारत लाया जाएगा। और ये पहली बार नहीं है, ये निरंतर लगातार। ये आप कह रहे हैं पहली बार नहीं है आरपी जी, पर इस वक्त इस अनप्रेसिडेंटेड ग्लोबल क्राइसिस में ये करना राष्ट्रहित के अगेंस्ट है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आरपी जी बने रहे मेरे साथ जेड त्रार जी जुड़ रहे हैं। जेड त्रार जी मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जेड त्रार जी ये प्रवक्ता है अमेरिकी विदेश मंत्रालय के।
ज़ैत्रार, मैं आरपी जी आपके पास आना चाहता हूं, पर ज़ैत्रार जी मैं आपसे ये जानना चाहता हूं इस वक्त कि कई लोग आपसे ये सवाल पूछ रहे हैं। ज़ैत्रार जी, मैं फिर कांग्रेस पार्टी और आरपी जी आपके पास आने वालों में ज़ैत्रार के साथ उन्होंने दिखाइए कि ये सब इसीलिए हो रहा है बिकॉज यूएस did not guarantee Russia and the global community that the eastward expansion of NATO will not happen. आपने ईस्टवर्ड एक्सपेंशन ऑफ नेटो की जो गारंटी दी थी उसको अमल में नहीं लेके आए थे, और 22 फरवरी 2014 के पहले तक आपके लिए रशिया एग्रेसर नहीं था और नेटो ने एक्सपेंशन का नहीं सोचा था, अब सोचा गया। तो आप मुझे बताइए कि ये जो आप पे आरोप लग रहे हैं इसमें आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? मैं ये कहूँगा कि पहली बात तो ये है, जो शिकायत हम सुन रहे हैं ये 100% रूस का प्रोपेगेंडा है, ये सच नहीं है। पहली बात तो ये कि ये सच नहीं है, ये झूठ है। दूसरी बात है कि अगर हम इसको ज़रा करीब से देखें, ये असल में रूस के क्या डिमांड्स थे उस वक्त, ठीक है। ये जो हम बहाने सुन रहे हैं और जो प्रोपेगेंडा सुन रहे हैं वो एक तरफ हम रख लेते हैं, ठीक है। जो हकीकत हमने देखा पिछले महीने में वो क्या था, वो ये था कि नेटो, यूरोपियन यूनियन, अमेरिका, हम बार बार रूस को कह रहे थे कि जितने भी आपके चिंते हैं, जितने भी आपके मसले हैं, हम बैठकर बातचीत के जरिए उनका हल निकाल लेंगे, ठीक है। आपने भी सुना होगा राष्ट्रपति बाइडेन खुद कह रहा था कि मैं बैठक के लिए तैयार हूं, आप बताएं कि कब आपने बैठना है, यूरोप में रख लेते हैं इस बैठक को। हमने लगातार काम की है, उसके बावजूद जब रूस कह रहे थे कि हाँ चले बात कर लेते हैं, वो मुसलसल अपने सैनिक फोर्सेस को बल्कि मजबूत कर रहे थे यूक्रेन की सरहद पर। तो पहली बात तो ये कि बिल्कुल ज़ैत्रार जी, आपने कहा ये रूस का प्रोपोगेंडा है। मैं इस वक्त ये कहना चाहता हूं, स्पष्ट करना चाहता हूं, जो रूस यूक्रेन के अंदर कर रहा है वो अमानवीय इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ है। दिस इज डिजास्टर्स, आई कंप्लीटली एग्री, बट यू विल आल्सो बी कॉल्ड आउट ज़ैत्रार जी कि यू गाइज वर वाचिंग व्हेन काबुल फेल। नाउ योर प्रेसिडेंट इज कॉलिंग यूक्रेनियंस एज इरानियंस. You are giving moral support to the Ukrainians. You are applying long-term sanctions on the Russians. What will help? What will this help? आपने इस वक्त इस सिचुएशन में आपकी आंखों के सामने यूक्रेन के अंदर रशियन फोर्सेज आ चुकी है। जैसे काबुल के अंदर आप लेक्चर दे रहे थे, यहां पे भी आप लेक्चर दे रहे हैं, लॉन्ग टर्म सैंक्शंस कर रहे हैं, उससे सिचुएशन ऑन ग्राउंड कैसे चेंज होगी? यूक्रेनियंस खुद कह रहे हैं कि आपने उनके साथ धोखा किया है, आपने उनको वादा किया था नेटो के अंदर जोड़ने में, ना आप नेटो में जोड़ पाए ना रशिया को रोक पाए। दिस इज द फेलियर ऑफ अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी। पहली बात तो ये है कि इसमें दो सवाल हैं यहाँ पे, ठीक है। एक तो अगर मैं मान लेता हूँ, अगर शिकायत ये है कि हमने यूक्रेन को करीब नहीं रखा, उनको हमने तेजी से नेटो में शामिल नहीं किया, जो कि हकीकत है, वो उनके नेटो में शामिल होने का कोई रास्ता नहीं था उस वक्त। चलिए वो शिकायत हम मान लेते हैं कि हकीकत की बात है कि वो नेटो के मेंबर नहीं है, तो हाँ मान लेते हैं वो ठीक है। लेकिन अगर हमने ये माना तो ये भी हमें देखना पड़ेगा कि हम इस मसले में क्यों हैं, और वो इसलिए है क्योंकि व्लादिमीर पुतिन ने एक नाजायज़ बगैर वजह हमला शुरू किया यूक्रेन पर। तो ये मेरे ख्याल में सबसे महत्वपूर्ण बात है। जहाँ तक ये जो शिकायत है कि हम इस वक्त कुछ नहीं कर रहे, ये मैं नहीं मान सकता, क्योंकि ये गलत है। क्योंकि देखिए इस वक्त जो हम आर्थिक प्रतिबंध रूस के खिलाफ लगा रहे हैं, इतने सख्त प्रतिबंध दुनिया ने कभी देखा ही नहीं। उस प्रतिबंध से यूक्रेन कैसे बचेगा? आप मुझे बताइए, आप प्रतिबंध लगाइए, आप मुझे बताइए उस प्रतिबंध से यूक्रेन कैसे बचेगा? उस प्रतिबंध से कीव फॉल होने से कैसे बचेगा? उस प्रतिबंध से रशियन फोर्सेस खार्किव और कीव के अंदर आने से कैसे रुकेगी? आप इसका मुझे स्पष्टीकरण दीजिए। आप सैंक्शंस करते रहेंगे, बट बॉटम लाइन यह है कि यूक्रेन के अंदर रशियन फोर्सेस घुस चुकी है, आप देखते रहे, कुछ नहीं हुआ। दैट इज द बॉटम लाइन, दैट इज द हार्ड ट्रूथ। जस्ट लाइक काबुल गिरा था, उसी तरीके से कीव गिर रहा है। देखिए अगर हमने ये मानना है कि जो हकीकत है ऑन द ग्राउंड, वो तो ठीक है, वो तो कोई इनकार नहीं कर सकता कि बिल्कुल बहुत ख़तरनाक, बहुत चेतावनी वाली इस वक्त, यानी चिंता देने वाली सूरत हाल है इस वक्त यूक्रेन में। ये कोई इनकार नहीं कर रहा। बल्कि मैं आपको खुद बताऊंगा कि कई दिन पहले एक रिपोर्टर ने राष्ट्रपति बाइडेन से पूछा, उन्होंने बल्कि यही पूछा, उन्होंने कहा कि
क्या आपके जो प्रतिबंध है, सैंक्शंस हैं, वो रूस के मुकाबले में मिसाइल और बम में क्या वो आपको समझता है, आप समझ सकते हैं कि ये जवाब ठीक है? और राष्ट्रपति बाइडेन का हाँ, क्योंकि इतने सख्त किस्म के प्रतिबंध हैं, हाँ मैं समझ सकता हूँ कि सुनने में मैं समझ सकता हूं आर्थिक रूप से। जेड आप मेरे साथ बने रहे। मेरे देश, पूरी देश नहीं, पूरी ग्लोबल कम्युनिटी इस वक्त जुड़ी है मेरे साथ। मॉस्को से भी इस वक्त ग्लेब मैक्रोविच इज जॉइंड मी। आई कैन डू दिस इन इंग्लिश एंड हिंदी बोथ, बट आई वांट टू कम टू यू ग्लेब। ग्लेब, अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। व्हाट इज हैपनिंग ऑन द ग्राउंड राइट नाउ इज एवरीबody is saying that you are the aggressor. You are going into Kyiv at this moment. The US is accusing you that you have acted as an aggressor. You did not abide by the talks. You wanted Ukraine, you wanted a pro-Russian government in Ukraine, and you are now globally isolated. So, I will not say that we are globally isolated. I hope that our friends such as India, China... Who is your friend? Look, as far as I remember, India is still a strategic partner of Russia. And I think that Pradhan Mantri Narendra Modi is going to reaffirm and reinstate this position. I hope so, and I'm certain of that. Answer the Americans. Sorry? India has taken a very balanced position. We are not at all in support of... We want de-escalation, we want dialogue, we want cessation of violence. The Americans are accusing you here that you are the aggressor. Americans are saying that you did not come to talks. Was this a pre-planned, entire plan? Was it completely pre-planned? क्या ये पूरी तरीके से प्लान था कि टॉक्स वॉक्स मत करिए, प्रो रशियन सरकार को यूक्रेन के अंदर लाना? You wanted to get a pro-Russian government in Ukraine. That was the real objective. So, the real objective was to demilitarize Ukraine, was to get a neutral neutrality of Ukraine, and I think that the negotiations that are take place... Zed is logging in this agreement. Zed, I'm coming to you. Yes, go ahead. Zed, go ahead. Gleb, please complete your point. I'm coming to Zed. Yeah. So, and I hope that the second round of negotiations, which is to take place this evening, will further lead us to a peaceful solution. Russian society, Russian public in general, I think that Russian decision makers are waiting for the output of the negotiations taking place. Gleb, I would like to interject here, and Zetrar, I want to come to you. Let me say, my personal opinion is that both of you are responsible, and if you ask a layman on the streets in the globe, neither the Ukrainians are happy with what the Americans are doing. They're not able to protect the Ukraine. Neither nobody will agree with the Russian narrative that, oh, we were just wanting and agreeing for talks. It is the Americans who are responsible. Zed, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं इस वक्त, रशिया ये कह रहा है कि आप लोग इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो पीसफुल टॉक्स के लिए आने के लिए तैयार है। आपने इंसाइट किया उनको, आप आपके बॉर्डर के बाजू में आप नेटो की बड़ी बड़ी न्यूक्लियर मिसाइल्स लगाना चाह रहे थे, ऐसा इनका डर था। देखिए, मैं जल्दी से कहता हूं कि फिर I've got to run, लेकिन no, Zed, just stay on because people really want to hear you out. I request you to stay on for the next few minutes, please. I'm requesting you. Please go ahead. Just few minutes. Thanks. So, देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं बिल्कुल हैरान रह जाता हूं, जो बेशर्म झूठ सुनते हैं हम मॉस्को से, वो मुझे कई साल हो गया मुझे ये झूठ सुनकर मॉस्को से, लेकिन अभी भी मैं हैरान रह जाता हूँ, क्योंकि पहली बात तो ये है कि कोई हमारे प्लान्स नहीं था, कोई मिसाइल्स नहीं थे, कोई मिसाइल्स नहीं हैं, नेटो के कोई इरादे नहीं है रूस पर हमले करने का। ये सब झूठ है, ये सब गलत है, ये सब बहाने हैं। पहली बात तो ये है कि अगर आप स्पष्ट तौर पर देखें इसको, बल्कि आप खुद देख सकते हैं कि राष्ट्रपति पुतिन ने अपने ऐलान में, जब उन्होंने हमले का अनाउंस किया, उसी ऐलान में उसने कहा कि मैं नहीं समझता कि यूक्रेन होना चाहिए एक आज़ाद देश, मैं नहीं समझता कि यूक्रेन एक अलहदा देश है, हमने वहाँ पे जाके कब्जा करना है। ये खुद पुतिन टीवी पे आके कह रहा है। तो ये नेटो वाले बहाने जो है ना, ये सिर्फ बहाने हैं। This is a very big claim, Zed, आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। I know and I understand.
I understand. This is Russia was both the perspectives from Moscow and US. I'm getting it, Gleb. Gleb, I understand. I believe that you understand Hindi very well. But you know, I want to say this: that NATO is not a kitty party alliance or a civilian alliance. NATO कोई Z ये civilian alliance नहीं है, kitty party alliance नहीं है. NATO जब बना था North Atlantic Treaty Organization एक military alliance है. तो मैं ये कहना चाहता हूं एक मिलिट्री अलायंस को अगर आप रशिया के बिल्कुल किलोमीटर दूर पे लगाएंगे तो क्या रशिया का डरना वाजिब नहीं है? Couldn't you have prevented the eastern expansion? ये मैं आपसे जानना चाह रहा हूं Z. This is a very legitimate claim. Please. जी then I've really got to run. देखिए ये बिल्कुल एक बहाना है. मैं आपको ये बताऊंगा, ये जाहिरी बात है, ये कॉमन सेंस की बात है. ठीक है, नेटो एक डिफेंसिव अलायंस है. पूरी नेटो की हिस्ट्री में कोई ऑफेंसिव ऑपरेशन नहीं हुआ. ठीक है, आर्टिकल 5 बहुत वाज़े तौर पर, बस फौज तौर पर कहता है कि अगर आपने एक देश पर हमला किया तो हाँ, आपने पूरे नेटो पर हमला किया, लेकिन कोई इरादे नहीं थे नेटो के. और ये जो बहाना हम सुन रहे हैं ईस्टवर्ड एक्सपेंशन का, ये ईस्टवर्ड एक्सपेंशन बिल्कुल नहीं है. बल्कि आप यूं देखें कि जो आसपास के देश हैं, रूस के जो पड़ोसी देश हैं, वो नेटो में क्यों आना चाहते हैं? क्योंकि ये खौफ है कि कभी भी व्लादिमीर पुतिन के ऑर्डर आ सकते हैं कि उनके देश पर हमला हो सकता है. तो ये मुझे बहुत अजीब बहाना लगता है पुतिन से कि मुझे नेटो ठीक नहीं लगता, तो मैंने अपने पड़ोसी एक देश पे हमला करना. Z, आप मेरे साथ जुड़े, मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं. पर इस वक्त मैं बताना चाह रहा हूं, लोग आपसे सवाल पूछ रहे हैं. आप इस वक्त आपकी फॉरेन पॉलिसी को जो अगर मैं सच के तराजू पे तौलूंगा तो वो यूक्रेन को नहीं बचा पा रही है, ये सच्चाई है. RP Singh, the BJP national spokesperson, is with me. I have Gleb Makrovich. He is continuing to be with me. He is a junior research fellow of South Asia, Indian Ocean from Moscow. He's joining me. And I have with me Jane Kinimont, who's the director at European Leadership Network. I'll be doing it in Hindi and English. RP, I'm coming to you. Gleb, I want to ask you this. US is saying that it had no intention of an eastward expansion of NATO. It was saying that you are the aggressor. How do you respond to this? Nobody in the global community has any sympathy for you, Gleb. Nobody in the global community, Gleb, has any sympathy for you. You are at this moment, US is saying that you are the aggressor. What you are doing in Kyiv and Kharkiv is certainly not peaceful negotiation. I think you really need to answer a lot of questions, Gleb. So, RP, I'm coming to you. Ji. Gleb. At the time, Russia could be considered as an aggressor by some countries, primarily Western ones, and that's not a surprise. That's not a surprise because Western countries failed to understand those answers asked by answers and statements by the Russian side. That is why they failed to gain peace in Ukraine. This is why it's quite easier for them to regard Russia as an aggressor. But I hope that with time passing, we'll be able to find some constructive measures and take some constructive steps to... Gleb, let me translate that in Hindi. Gleb, I think Gleb, let me translate that in Hindi. Gleb ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि वो पीसफुल नेगोशिएशंस में विश्वास करते हैं, उनको अभी भी उम्मीद है कि पीसफुल नेगोशिएशंस आगे जाएंगे, और वो अभी तक हमेशा से स्पष्टीकरण ये दे रहे हैं कि वो अग्रेसर नहीं है, उनको ये स्टेप लेने के लिए वेस्ट ने विवश किया था. Thank you so much, Gleb Makrovich. You joined us, and the people in India are really looking forward to hear more from you. Jane Kinimont, and after that I'm coming to RP Singh. RP, please stay on because the people of India really want to hear the perspective. And also with me now is at this moment I want to come to Jane Kinimont, and then Walter Kononchuk is also with me, Deputy Director of Center for Eastern Studies in Poland. Thank you so much for joining me. But Jane Kinimont, this is a question which you also need to answer. That if I look at this map here, Jane Kinimont, you see Ukraine and Russia share the border. Now, Russia has always been saying that Ukraine should be strategically independent
it should not go towards NATO. Russia will always feel it as a threat to its own sovereignty. Russia says that imagine a situation that if you put nuclear missiles or a military alliance at the US-Canada border, will US not feel threatened? So do you not feel that it has been a failure of the West and the NATO in the perspective of Ukraine? Neither is it able to protect Ukraine, nor is it able to stop Russia. I think Ukraine has had the worst of both sides because it's being punished for aspiring to NATO membership, but as you say, it hasn't got the benefits of NATO membership. But this is something that needs to be resolved politically. You know, it is in Ukraine's constitution to join the EU and to join NATO. There have been suggestions that there should be some kind of neutrality for Ukraine. The irony is that with the invasion, Russia is adding to the reasons that Ukrainians have wanted to join NATO because they want protection. And what we're seeing now, which is very interesting, is that in Sweden and Finland, neutral countries, a growing proportion of the public is thinking, if the whole world or the whole of Europe is getting more polarized, we too should join Jane, that's NATO. a very important point. I would like to translate that in Hindi. Thank you so much, Jane. Jane is saying at this moment that the solution जो होने वाला है वो सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक solution हो सकता है इसका, और जिस हिसाब से रशिया यूक्रेन के अंदर अटैक कर रहा है, ये स्थापित कर रहा है कि इससे यूक्रेन और नेटो की तरफ जाएगा और यूरोप की तरफ जाने वाला है. This is the perspective that Jane Kinnimont has given us. अब मेरे साथ में इस वक्त आरपी सिंह और सुची विश्वास जुड़ रहे हैं. But just before this, before coming to RP and Suchi, please stay on. I just need to take the Poland's perspective. Bolchuk, Kononjuk, I want to ask you, you've been extremely, not just gracious, you have been really helping a lot. And we, the people of India, want to thank you and your country for really helping in the entire evacuation process. So thank you from people of India is what I want to say. But how do you see this, going forward, Walter? Do you imagine a situation where Russia will be stopping, where a possibility of toppling the government? Where will Russia stop? How is Poland looking at it? Yeah, this is the issue which is very problematic for Poland. It's probably the biggest challenge for Poland since the end of the Second World War. Let's remember that Poland now is the main destination for Ukrainian refugees. So already, just after 6 or 7 days when the war started, we have already more than 500,000 Ukrainian refugees on the Polish soil, and much more, perhaps even millions more to come. So if you are asking about my prognosis of the situation for the next couple of weeks and days. Bolchu, this is a very important point you're saying. RP Singh जी, मैं आपको लाना चाह रहा हूं. यहाँ पे पोलैंड हमारी मदद कर रहा है. पोलैंड के हमारे नुमाइंदे जो ऐसे जुड़ रहे हैं, उनको क्या कहना चाहते हैं? सुची विश्वास, मैं आपके पास आने वाला हूं. RP जी, आप क्या कहना चाहते हैं? पोलैंड हमारी काफी मदद कर रहा है. इस वक्त पोलैंड ने हमारे इवैक्यूएशन एफर्ट के अंदर भी काफी मदद की है. इस वक्त भय और डर इस बात का है कि रशिया कहां तक रुकेगा भी कि नहीं रुकेगा. पर आप पोलैंड से हमारे लाइव नुमाइंदे जुड़ रहे हैं, उनको क्या कहना चाहते हैं? आरपी सिंह इज द नेशनल स्पोक्सपर्सन ऑफ द भारतीय जनता पार्टी व्हिच इज इन गवर्नमेंट राइट नाउ. आरपी सिंह जी, क्या कहना चाहते हैं आप पोलैंड के हमारे नुमाइंदे को? My only request to the nominee of the Poland is that keep helping us, keep helping our students जो आना चाहते हैं वहां से. Help us to bring them back, and then we are thankful to you as a nation also that you are helping our children, our students who are stuck there. Keep doing that, and it's a matter of the humanitarian cause which you are doing. Please do it. मैं हाथ जोड़कर उनसे विनती भी करूंगा कि आप कृपा कर जो हमारे और बच्चे हैं उनको भी आप अपने यहाँ आने दें, और ताकि हम वहां से फिर इवैक्यूएट उनको यहाँ कर सकें. That's a very important point. Walchu, thank you so much for joining me. RP Singh and Suchi Vishwas, I'm coming to the political debate. RP Singh and Suchi Vishwas, देश इस वक्त आपको सुन रहा है. RP, in fact, what you've said, people of the country are appreciating it. देखिए देश कैसे रिएक्ट कर रहा है. तुरंत मैं RP सिंह और सुची विश्वास के पास आने वाला हूं. 10 सेकंड के अंदर RP और सुची जी बने रहे. न्यूज लड़ेगा जनता का मुकदमा. आरपी जी और सुची जी, मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं. पेशेंटली जुड़े मेरे साथ में थोड़े मेहमान थे यूएस से, मॉस्को से. मैं चाहता था कि देश की जनता इनका पर्सपेक्टिव सुने. सुची जी, इस वक्त मुझे लगता है कि आपकी पार्टी ने बहुत गलत किया है. जब देश हिंदुस्तान का सपोर्ट कर रहा है आरपी जी, कांग्रेस पार्टी, ऐसा लोग कह रहे हैं सुची जी, कि इस आपदा में अवसर देखने की कोशिश कर रहे हैं. आप कंस्ट्रक्टिवली ना कुछ मदद कर रहे
आप हार्पर करने की कोशिश कर रहे हैं इस ट्रेजेडी में, आप ये ट्रेंड करने की कोशिश कर रहे हैं वीक पीएम, ये कोई राजनीति करने का अवसर है क्या सुची जी? नहीं, अगर कोरोना के कुप्रबंधन पर बात की जाए तो राजनीति है, अगर डिमोनेटाइजेशन को स्कैम कहा जाए तो राजनीति है, अगर यूक्रेन में छात्र नवीन की मृत्यु होती है तो क्या संवेदना के स्थान पर उन लाखों छात्रों के विषय में कुछ कहना नहीं चाहिए? अगर छात्रा का वीडियो वायरल होता है, वो मदद की गुहार लगाती है, तो क्या ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं? और अगर विपक्ष होने के नाते हम उस बात को उठाते हैं तो क्या यह राजनीति है? देखिए, सत्ता पक्ष को कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाने के अतिरिक्त कोई कार्य नहीं है। अगर अपनी जिम्मेदारियों को भारतीय जनता पार्टी भली भांति उपयोग में लाए तो मुझे लगता है कि यह ज्यादा आवश्यक है। आपने क्या अभी पोलैंड का देखा, हम आभार व्यक्त करते हैं उन सभी लोगों का, हम शांति की अपील करते हैं। आप आरपी जी आपके सारों सुची जी बहुत बड़ी बात कह रही है, पर मेरा आपसे सवाल है, आप ये कह रहे हैं कि सरकार इनफेक्टिवली काम कर रही है, जितना तेजी से काम करना चाहिए उतनी तेजी से काम नहीं कर रही। मुझे विश्व की कोई भी सरकार बता दीजिए जो अपने इवैक्यूएशन प्रोसेस एफर्ट्स के अंदर भारत से आगे, नाम बताइए। विश्व की कोई एक सरकार बता दीजिए जिसने कहा हो कोरोना की युद्ध 21 दिन में महाभारत जीता गया था, हमें 50 कोरोना का है, उसे आज बच्चों को वहां से निकालने का है। देखिए, ये सरकार राजनीति किस स्तर तक चल रही है? आ रहा हूं, बोलने दीजिए, आप बोलिए, बताइए, जवाब दीजिए सुची जी। आ रहा हूं आरपी जी, इनसे पूछ रहा हूं मैं, कौन सी सरकार, कौन हमारे से ज्यादा तेज इवैक्यूएशन एफर्ट्स में, बताइए आरपी जी। सुची जी के पास जवाब नहीं। आरपी जी, इनका जवाब हो नहीं सकता क्योंकि 19,763 में से कुछ 17,000 से ऊपर बच्चे हम वापस आ चुके हैं, और जो बाकी 2,000 उनको भी सही सलामत लेकर आएंगे। आज भारत सरकार के मंत्री वहां विदेश में बैठे हुए हैं उनको लाने के लिए। आप बोलिए। लेने के बजाय आपको कांग्रेस दिखाई पड़ती है। अरे, आप अपनी गलतियों को स्वीकार करें, आप अपनी योजनाओं पर ध्यान दें। आप देखें कि आपके विवेक और दूरदर्शिता में कहाँ कमी है कि देश के बच्चे फंसे हैं। आप अपनी जिम्मेदारी लेने के लिए मैंने पूर्व के उदाहरण दिए, 21 दिन का कहा था ना प्रधानमंत्री। नहीं, वो बात सब ठीक है, कोरोना की बात अब आपने बोला, पर इस वक्त पाकिस्तानी मीडिया ने खुद पाकिस्तान की सरकार को एक्सपोज कर दिया आरपी जी। उनने कहा देखो हमारी सरकार जो पाकिस्तान की हो तो फोटो ऑफ ऑपरेशन करके बच्चों को कीव से 8 किलोमीटर दूर छोड़ देती है और वाहवाही लूटती है। यहां जितनी क्वांटिटी के अंदर बच्चों को वापस लाया जा रहा है कोई दूसरी सरकार नहीं कर रही है, फैक्चुअली करेक्ट है। मैं पूछ रहा हूं, बताइए कोई सी दूसरी सरकार कर रही है आरपी जी? इसमें राजनीति क्यों, इसमें कोरोना क्यों ला रही है सुची जी? नहीं, देखिए, इनको राजनीति के अलावा कुछ सूचना नहीं। जब बालाकोट का हमला होता है, जब बोलने दीजिए, फिर मैं आपके पास आ रहा हूं, आप रिस्पॉन्ड करिएगा, पूरा समय दूंगा। आरपी जी, हाँ, जब बालाकोट का हमला होता है तो इनके नेता कहते हैं 2 कौवे मार दिए। जब वहां पर हम बाकी सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं तो कहते हैं ये सर्जिकल स्ट्राइक है। असल में इनको देश की सेना पे, देश के नेतृत्व पे विश्वास नहीं है। और आज भी जिस प्रकार से हम लोग मेहनत कर वहां पे हमारे मंत्री वहां लगे हुए हैं और एक पूरा का पूरा प्रोसेस, एक डायलॉग का उन देशों के साथ खोला हुआ है। रशिया के साथ एक डायलॉग, पूरा बातचीत को खोला हुआ ताकि हमारे बच्चों को सेफ पैसेज मिल जाए। इस समय विपक्ष को, कांग्रेस को भारत सरकार के साथ खड़े होकर कहना चाहिए, हमसे बताइए, हमसे क्या मदद चाहिए, हम मदद करेंगे। असल में क्या है कि ये जो गांधी परिवार द्वारा लेड विपक्ष है, ये राजनीति सिर्फ अपने वोट बैंक के चलते हुए, वोट बैंक की बात कर रहे हैं आरपी जी। देखिए, मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूं सुची जी से। सुची जी, मैं एक वापस से मैं पूछने वाला हूं आरपी जी इनसे सवाल, सुची जी से सवाल पूछ रहा हूं मैं, सिंपल यही सवाल पूछ रहा हूं आरपी जी। सुची जी आने वाली हैं कि आप एक सरकार बना बताइए ग्लोबली जो हिंदुस्तान से ज्यादा बेटर इवैक्यूएशन प्रोसेस करी। किस सरकार ने अपने मंत्रियों को भेजा? किस सरकार ने इतनी क्वांटिटी के अंदर, इतनी कम टाइम के अंदर मैक्सिमम फ्लाइट्स भेजी? कौन सी सरकार के प्रधानमंत्री जो है इतनी हाई लेवल मीटिंग्स कर रहे हैं? मुझे बताइए। यूरोप और यूके तो जो है कह रहा है हम नहीं भेज सकते, यूएस कह रहा है हम नहीं भेज सकते, या चाइना कह रहा है हम इतनी तेजी से नहीं भेज सकते, पाकिस्तान जो है वो 8-8 किलोमीटर दूर कीव से बच्चों को छोड़ रहा है, बॉर्डर क्रॉस नहीं कर पा रहा। तो दिस इज समथिंग व्हिच वी हैव टू स्टैंड टुगेदर एंड अप्रिशिएट। आरपी जी, नहीं, वो करेंगे नहीं अप्रिशिएट, क्योंकि उनको हर चीज वोट बैंक की राजनीति दिखती है, उनको चुनाव दिख रहा है, वो हर चीज चुनाव से पैमाने में नापते हैं। सच ये है कि जितना बड़ा प्रोसेस, जितना बड़ा वैक्यूएशन का प्रोसेस भारत सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में किया है, ऐसा हुआ नहीं। और वहां पर वॉर जोन में से निकाला, और उसमें भी लगातार रशिया के प्रेसिडेंट के साथ बातचीत करते हुए, यूक्रेन के लोगों से बातचीत करते हुए, वहां आसपास के देश पोलैंड, हंगरी, बाकी देशों से बातचीत करते हुए इंश्योर करना कि हम अपने बच्चों को सेफ्टी देते हैं। ये आज इस पार जाओ, जो उस पार जाओ, इस प्रकार की राजनीति करें। ये समय इस पार या उस पार का नहीं है, ये समय है कि अपने जो वहां बच्चे हैं जो फंस गए हैं उनको कैसे हम सेफली यहां ला पाए। और धन्यवाद है प्रधानमंत्री मोदी जी का कि
19,763 में से कोई 17,500 के लगभग मेरे पास अभी डेटा आ रहा है, आ चुके हैं। लगभग 2,000 बच्चे हैं, उनको भी सरकार लगी है कि उनको भी आज रात को हर कीमत पर कल तक हम लेकर आए वापस। आरपी जी बहुत बड़ी बात इस वक्त कह रहे हैं, पर ऑपोजिशन ये कह रहा है आपको इस वक्त कि आपने लेट एक्ट किया है। सब पहले इवैक्यूएशन प्रोसेस चालू किए थे, आपने फ्लाइट की टिकट्स को ज्यादा रखा, आपने फ्लाइट की टिकट्स को कम नहीं किया। जो आप अभी कर रहे हैं आप उसको फरवरी 15 के पहले भी कर सकते थे। ऐसा ऑपोजिशन आप पे एक्यूजेशन लगा रहा है आरपी जी। लगातार बच्चों को एडवाइजरी जाती रही, कहते रहे कि आप वापस आइए हिंदुस्तान। अब वहां पे आप जरा वीडियो चला दीजिए। कुछ बच्चे तब कह रहे थे कि यहाँ सब कुछ ठीक है। 15 तारीख के मेरे पास वीडियो है, 14 के मैंने खुद देखा टीवी चैनल्स पे चलते रहे कि सब ठीक है, यहाँ पर हम सेफ है। लगातार सरकार, और अब तो सरकार, भारत सरकार सबके सब बच्चों को अपने खर्चे बढ़ा रही है। एक भी पैसे का टिकट किसी भी बच्चे को देना नहीं, इसलिए ताकि बच्चों की सेफ्टी जरूरी है, पैसा जरूरी नहीं है। और मेरा निवेदन है विपक्ष से, आप भी हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ। आरपी जी, नवीन के डेथ के बारे में हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन है? क्या आपने उसमें आपको क्या पता चला है कि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स कह रही है कि ही वाज शॉट? आपके पास क्या इंफॉर्मेशन इसके बारे में? मेरे पास, मैं माफी चाहता हूँ, मेरे पास जानकारी नहीं है। मैं और सुन भी नहीं पाया, बीच में कुछ क्या गया, दोबारा बोलते हैं तो मैं बता पाऊं। आरपी जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, एक और चीज आपसे मैं इसलिए सवाल पूछ रहा हूं क्योंकि आज आपसे सवाल पूछे जाएंगे। आज एक और बात लोग पूछ रहे हैं कि आप इस वक्त फोटो ऑप्स में क्यों विश्वास रख रहे हैं? कई ऑपोजिशन कह रहे हैं कि आप फोटो ऑप्स के अंदर कह रहे हैं, आप फोटो ऑप्स पे ज्यादा बिलीव कर रहे हैं। ऐसा ऑपोजिशन और कांग्रेस पार्टी एक्यूजेशन आप पे लगा रही है। देखिए, बच्चों को लाकर उनकी हिम्मत बांधना, उनके माध्यम से जो बच्चे वहां बैठे हैं उनकी हिम्मत बांधना। जो बच्चे जब पोलैंड में या हंगरी में जब आते हैं वहां पर अपने माँ बाप तक संपर्क कर सके, वो वीडियो उन तक जाए ताकि उनके बच्चे अब सेफ्टी जोन में आ गए, ऐसा मैसेज देना ताकि यहाँ पर भी लोगों में ढंढास बंधी रहे, बच्चों में, माँ बाप में ढंढास बंधी रहे। ये उसलिए किया जा रहा है, कोई फोटो ऑप नहीं हो रहा। सर, बच्चों का मनोबल ठीक रहे, जो आगे उनके माँ बाप का मनोबल ठीक रहे, और जो वहां अभी रह गए हैं उनका मनोबल ठीक रहे, क्योंकि सब बच्चे एक दूसरे के साथ व्हाट्सएप पर, सोशल मीडिया पर संपर्क में है। सुची जी जवाब दे दे। सुची जी, आरपी जी ने कहा, सुची जी आ गई है। सुची जी, ये क्या कौन सी सरकार इतना भारत सरकार कर रही है, उतना कर रही है, कोरोना को क्यों ला रहे हैं आप इस संबंध में इवैक्यूएशन में? सुची जी बोलिए। अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, सभी ने एक महीने से अपने नागरिकों को लाने की कवायद शुरू कर दी। जब हजारों बच्चों के जीवन के खतरे की बात है, जब इतने वीडियो वायरल हो गए, तब प्रहलाद जोशी जैसे बयान दे रहे हैं कि जो नीट में फेल हो जाते हैं वहां जाते हैं। मैं ये कह रही हूँ, आप बहुत महान हैं, आप तो खाली टनल में भी हाथ हिला सकते हैं, आप तो पाकिस्तान से ऑब्सेस्ड हैं, मुझे पाकिस्तान की बात नहीं करनी। जब 20 सिपाहियों की मृत्यु के बाद बता देते हैं ना कोई घुसा है ना कोई घुसी है, जो सैटेलाइट इमेजेस को झुठला देते हैं, जिसमें पेंटागन रिपोर्ट का बोलने दीजिए, उनको बोलने दीजिए। आरपी जी, आप उसके बाद बोलिएगा। का मतलब बिरयानी खाना है, जिनके लिए फॉरेन पॉलिसी का मतलब शॉल देना है, बिरयानी खाना है, वो नहीं समझ सकते हैं कि देश के बच्चों की जान की कीमत क्या है। ऊपर से क्रेडिट लेने के लिए फूलों का गुच्छा लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की लाइन लगी है। अरे थोड़ा सिंसियरिटी से अपनी जिम्मेदारियों का वहन करिए। और कांग्रेस का तो दायित्व है भाई, शुरू से आपको चेता रहे हैं, और मैंने पूर्व के उदाहरण दिए। जब मोटेरा स्टेडियम बना रहे थे, नमस्ते ट्रंप आयोजन कर रहे थे, मध्य प्रदेश की सरकार गिरा रहे थे, तभी देश में कोरोना आ रहा था। उसके बाद घंटी थाली बजा रहे थे, तो कहा था ना कि भाई 21 दिन में महाभारत का युद्ध हुआ, 50 दिन में जीतेंगे। जिस दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके प्रधानमंत्री कर लेंगे तो हम भी मान लेंगे फोटोशॉप और मीम से आप ज्यादा काबिल हैं। लेकिन ये देश के बच्चों का सवाल है। सुची जी, देश के बच्चों का सवाल है। छोटे छोटे विद्यालय भी बनाइए। सुची जी, अगर देश के बच्चों का सवाल है, सुची जी, अगर ये देश के बच्चों का सवाल है तो हमें उनके पेरेंट्स के फियर पे नहीं खेलना चाहिए। घोटाला किया इतना बड़ा। सुनिए मेरी बात, ये बात इस वक्त घोटाले, कोरोना, अनएम्प्लॉयमेंट की नहीं है, वो हम डोमेस्टिक डिबेट के अंदर आप वाजिब सरकार से सवाल पूछेंगे। इस वक्त सवाल ये है कि इवैक्यूएशन प्रोसेस चल रहा है, इंडियन एम्बेसी ऑफिशियल्स जो है अक्रॉस काम कर रहे हैं। क्या इस वक्त हम बच्चों को ढाढ़स नहीं बंधा सकते? क्या इस वक्त हम उनको मॉरल सपोर्ट नहीं दे सकते? इस वक्त अगर आप इसको इस तरीके से क्रिटिसाइज करेंगी तो जो एंटायर मशीनरी है उसका एक डिमोरलाइजेशन इंपैक्ट जाएगा। आप मेरी बात सुनिए, मॉरल सपोर्ट एक अच्छा शब्द है, सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैं किसी समाज सुधारक से बात नहीं कर रही। देश की जनता ने जिन्हें चुना है, जो अपने सम्मानित पदों पर बैठे हैं और देश के नागरिकों के प्रति उत्तरदायी हैं,
अगर वो कोरोना की आरपी जी, नाकामियों और कारगुजारियों को स्वास्थ्य मंत्री को हटाकर ये अपनी देश के नागरिक इवैक्यूएशन प्रोसेस कर रहे हैं। आरपी जी, अपना फोटो चिपकाते हैं सर्टिफिकेट पर। जो डायस्पोरा इस पे मदद कर रहा है वो हिंदुस्तान का डायस्पोरा है। अगर आप फॉरेन पॉलिसी में बात कर रहे हैं तो फॉरेन पॉलिसी को ही आधार बनाइए। आप देखिए, आपने पाकिस्तान के आई डोंट अंडरस्टैंड सुची जी की कैसे इवैक्यूएशन प्रोसेस में राजनीति हो रही है। आरपी जी, इवैक्यूएशन प्रोसेस देखिए, इस सरकार की कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह है। मैंने जितने उदाहरण आपको दिए वो कार्यशैली। इस वक्त कौन सी दुनिया की सरकार है? बाकी सब पे बोलिए, दुनिया की कौन सी सरकार इससे ज्यादा जल्दी इवैक्यूएशन कर रही? मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रही। 500वीं बार पूछ रहा हूं मैं आपसे। आरपी जी, जी बताएं। देखिए, असल में कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं यहाँ पे बहन, इनको राजनीति करनी है। उनके आपने पूरा प्रवचन सुन लिया। वो कोरोना, डिमोनेटाइजेशन, ये सब बातें कर रहे हैं। ये वही थे जो कोरोना के काल में वैक्सीनेशन जब आई तो सब प्रश्न उठा रहे थे। आज 180 करोड़ वैक्सीनेशन दुनिया के किसी देश ने नहीं लगाए, सिर्फ भारत में है यहाँ 180 करोड़ वैक्सीनेशन लगे हैं। तो असल में इनको राजनीति सूची, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। भारतीय जनता पार्टी की यही प्रॉब्लम है, कांग्रेस की योजनाओं को ही कॉपी करेंगे। कांग्रेस की आरपी जी जवाब दें। मैं असल में क्या कि सुची जी उनको बोलने दे। वो आपने जब बोला उन्होंने नहीं बोला। सुची जी उनको बोलने दे। आरपी जी। देखिए, मैं माफी चाहता हूँ, सुची जी तूतू मैमा में कर रही है। आज तूतू मैमा का मौका नहीं। कल परसों में जब ये सब मामला ठीक हो जाएगा, हफ्ते 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, फिर आइएगा, मैं आपको एक एक मुद्दे पे बताऊंगा क्या क्या कांग्रेस ने 70 साल में किया, कहाँ का गबन किए, कहाँ का घोटाले, कैसे इनकी माता जी और उनके भैया जी दोनों बेल पे हैं, इनके जीजा जी कैसे बेल पे हैं, सब जानकारी दे दूंगा मैं। उसको विषय फिर किसी दिन छेड़ूंगा। तो आज जो विषय है कि हम एकजुट होकर जो इवैक्यूएशन प्रोसेस है उसको पूरा करें, हम चिंता करें अपने बच्चों की। एकजुट होके बिल्कुल मैं कहना चाहता हूं सुची जी और आरपी, सुची जी और आरपी जी, मैं आप दोनों से यही कहना चाहता हूं। मैं वापस से वो वीडियो दिखाना चाहता हूं। आरपी जी, मैं आपस से आप मेरे साथ बने। आरपी जी, मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँ। आपका सुची जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जुड़े, देश को साथ में होने की जरूरत है। मैं वापस से दोस्तों जाते जाते वो वीडियो दिखाना चाहता हूं, किस तरीके से इस देश के अंदर बैठे गए लटन्स के लोग क्या कर रहे हैं। वो पाकिस्तान के नैरेटिव को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए कि किस तरीके से पाकिस्तान की मीडिया पाकिस्तान को एक्सपोज करती है। और मैं वापस से पूछ रहा हूं, 502वीं बार पूछ रहा हूं, कौन सी सरकार इस दुनिया के अंदर इतना फास्ट इवैक्यूएशन कर रही है? ये आप मेरे को बताइए, या कोई भी यहां पे बता सकता है तो बताइए, क्योंकि इस वक्त फैक्चुअली हम सबसे आगे चल रहे हैं और हम सबसे एम्पैथेटिक हैं। एक बार जरा देखिए आप किस तरीके से पाकिस्तान की सरकार एक्शन कर रही है। और अब बात करेंगे रूस यूक्रेन तनाजे की। पाकिस्तान हाई कमीशन का यूक्रेन में फंसे तलबा से फिर हाथ। तलबा बेयारो मददगार महफूज मकाम के लिए मुंतजिर। तलबा का कहना है कि पाकिस्तानी सिफारतखाने के अहलकार ने महफूज मकाम पर पहुंचने का झांसा दिया, बस में बैठाकर नारे लगवाए और कुछ दूर जाकर उतार दिया। मुसलसल 8 घंटों से पैदल चल रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। हमारे साथ खवातीन तलबा भी मौजूद है। स्टूडेंट को रिसीव कर लिया गया। एम्बेसडर वो ब्रिगेडियर भेजा था उधर, उसने रिसीव करके बस में बैठाया। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारी बहनें भी हमारे साथ है, सारे खड़े हैं इधर। बहुत ज्यादा ठंड है। उसने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगवाए और फिर उसके बाद बस में बैठा के कुछ दूर ले जाके हमें उतार दिया। अभी हम 8-9 घंटे से यहाँ पे पैदल चल रहे हैं। 60-65 किलोमीटर के बाद हमें अब वहाँ से दूसरे स्टूडेंट्स बता रहे कि बॉर्डर पे हमें नहीं जाने दे रहे। एम्बेसडर कॉल पे बता रहे पोलैंड वाला कि हम कोई हेल्प नहीं कर सकते, बॉर्डर क्रॉस करो सिर्फ रिसीव कर सकते। तो बराए मेहरबानी इस बारे में कुछ करिए, हमारी कोई हेल्प नहीं हो रही। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम लोग पोलैंड बॉर्डर पे खड़े हैं, यूक्रेन और पोलैंड बॉर्डर पे। हम जैसे कैसे करके लवीव से यहाँ तक पहुँच चुके हैं, 30 किलोमीटर सफर करके पैदल। और अभी तक कोई एम्बेसी का नुमाइंदा, ना कोई एम्बेसी का कोई फर्द यहाँ पे पहुँचा है हमें इवैक्यूएट करे। हालांकि इंडिया न्यूज लड़ेगा जनता का मुकदमा।